की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस कथन से करते हैं जो आज की तारीख में काफी प्रासंगिक है। वर्ष 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, पश्चिमी प्रतिबंध कोई रुकावट नहीं बल्कि एक अवसर है। आइए हम आत्मनिर्भर बने, भारत अपना भविष्य खुद तय करेगा। आज 27 वर्षों के बाद हम फिर से उसी स्थिति में हैं जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो अमेरिका ने हम पर 25% टैरिफ लगा दिया है। यानी फिर से हमारे लिए एक चुनौती है और इसे अवसर में बदलने का मौका भी है। सत्ता की शुरुआत आज हम इसी खबर से करते हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। इसके केंद्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। पिछले 24 घंटे में ट्रंप 5 बार बयान दे चुके हैं और 5 बयान अलग अलग तरह के हैं। इन बयानों में उनका सबसे ज्यादा हताशा वाला बयान यह है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। उनके बयान से लगता है कि भारत उनके रहमो करम पर है, जबकि सच ये है कि 140 करोड़ लोगों का देश ना पहले कभी अमेरिका के रहमो करम पर था और ना अब है और ना आगे कभी रहेगा। ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में जो कुछ कहा है उसमें तथ्यों की मात्रा कम और हताशा की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्रंप थोड़े बहके हुए लग रहे हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलें, जहां उनके स्वार्थी और तंग विचारों की तर्कों और तथ्यों के साथ मरम्मत की जाएगी। इसीलिए वर्कशॉप में आज गेस्ट हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सीधे सत्ता की वर्कशॉप का रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने के साथ साथ रशिया के साथ भारत के संबंधों को कटघरे में खड़ा किया है, उस पर सवाल उठाए हैं। ईरान से तेल मंगाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है और पाकिस्तान को लेकर जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम सत्ता की इस वर्कशॉप में लेकर आएं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार हैं। वो कब क्या करेंगे और कब क्या बोलेंगे उन्हें पता नहीं होता है, या फिर ये हो सकता है कि बड़बोले बयानों के जरिए दबाव बनाने वाली रणनीति पर वो काम करते हैं। वर्कशॉप में इन्हें लाने की तात्कालिक जरूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि पिछले 24 घंटे में उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। दूसरी बात, भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। तीसरी बात, भारत की इकोनॉमी डेड है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना मित्र कहते हैं, लेकिन मित्र कह कहकर धोखा देना उनकी पुरानी आदत है। ऐसा उन्होंने अपने करीबी मित्र इलॉन मस्क के साथ भी किया है और अब भारत के साथ कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत के खिलाफ जिस तरह से टैरिफ का ऐलान किया, उसमें हताशा, व्यापारिक कुंठा, असफलता छिपाने की कोशिश और यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म ना करा पाने की खींच भी दिखती है। इसीलिए आज हम उन्हें सत्ता की वर्कशॉप में लेकर आए हैं। वैसे तो वर्कशॉप में हम सामान्यतः 4 तरह के टूल्स रखते हैं। यह है पेचकस, प्लास, हथौड़ा और पाना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए हम सिर्फ हथौड़े, पेचकस और पिलास का ही इस्तेमाल करेंगे। हथौड़े के जरिए भारत के प्रति उनकी लालची व्यापारिक मानसिकता पर चोट करेंगे। पिलास के जरिए उनके आतंक परस्त पाकिस्तान प्रेमी मानसिकता के दांत तोड़ेंगे। पेचकस से वैश्विक कूटनीति वाली ढीली तारों को कसेंगे। इन तीनों के अलावा ट्रंप की विचारों में जो जंग लगा हुआ है उसकी ग्रीसिंग भी करेंगे ताकि वो सही से काम कर पाए। दरअसल ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी की शुरुआत कल भारतीय समय के अनुसार 5:39 पर हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत अमेरिका का दोस्त है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उसके साथ कम व्यापार किया है क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत की कई नीतियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों को व्यापार करने में मुश्किल पैदा करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज भी अपने ज्यादातर हथियार रूस से खरीदता है। इतना ही नहीं, चीन के साथ मिलकर भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस भी खरीदता है, जबकि पूरी दुनिया ये चाहती है कि रूस यूक्रेन में हिंसा रुके। इन सब वजहों से अब अमेरिका ने यह फैसला किया है कि भारत से आने वाले सामान पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाएगा। इसके अलावा पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसके सिर्फ 2 मिनट बाद ट्रंप ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भारत के साथ हमारा व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है,
इस पर भारत की तरफ से कोई उत्तेजित करने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ट्रंप शायद समझ नहीं पाए कि क्या किया जाए, इसलिए थोड़ी ही देर बाद रात 10 बजे उन्होंने पहला यू टर्न लिया। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और ये कहा कि भारत पर यह टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वो ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन सब कुछ एक हफ्ते में तय होगा। यानी थोड़ी देर पहले टैरिफ लगाने वाले ट्रंप एक हफ्ते नया दांव चलने लगे। उन्हें लगा हो सकता है कि शायद दबाव वाली रणनीति काम नहीं कर रही है। मतलब 3 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप 3 बार भारत की बात कर चुके थे, लेकिन वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल थे कि भारतीय समय के अनुसार रात 1:22 पर फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इस बार वो पाकिस्तान से खुश और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए दिखे। उन्होंने लिखा, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है। अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल भंडारों का विकास करेंगे। शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल बेचे। वो ट्रंप जो अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को आतंकियों का देश कहते थे, वो इस बार वहां से तेल निकालने का सपना देखने लगे हैं। इससे ये तो समझ आ गया कि ट्रंप की नजर पाकिस्तान के तेल पर है। लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान चीन को अपना भाई कहता है, उस चीन को पाकिस्तान में तेल नहीं दिखा, अमेरिका को कैसे दिख गया? दरअसल विशेषज्ञों ने चेतावनी ये दी है कि पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स के विकास में 4 से 5 वर्ष लगेंगे और खर्च $5 बिलियन आएगा। 10% तेल निकालने में भी $30 बिलियन निवेश और 10 वर्ष से ज्यादा का समय लगेगा। पाकिस्तान में सुरक्षा हालात और अस्थिरता की वजह से कोई देश यहां निवेश का जोखिम नहीं उठाना चाहता, यहां तक कि चीन भी नहीं। ज्यादातर तेल रिजर्व बलूचिस्तान में है, जहां से आए दिन पाकिस्तानी सेना के जनाजे निकलते हैं। बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं मानता है। ऐसे में ट्रंप के लिए बलूचिस्तान की रेत काफी गर्म कही जा सकती है, जिसमें जलने की आशंका बहुत ज्यादा है, जहां चीन पहले ही अपने हाथ जला रहा है। अब ट्रंप ये जुआ खेल रहे हैं या फिर पाकिस्तान उन्हें तेल दिखाकर ठग रहा है, ये सब भविष्य में तय होगा। ये ठीक उस तरह है जैसे एक तरफ पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपाकर रख रहा था, दूसरी तरफ से आतंकवाद में लड़ने के नाम पर पैसे भी लेता रहा अमेरिका से। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ जो करना है वो करे, लेकिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, ये कहकर ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो राष्ट्रपति कम और कारोबारी ज्यादा है। उन्हें भारत और पाकिस्तान के संबंधों की कोई समझ नहीं है। वैसे ट्रंप के तेल निकालने वाले विचार का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है और ये मजाक पाकिस्तानी ही उड़ा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर मीम पोस्ट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान में तेल है, हमें क्यों नहीं पता है। भारत में भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। हर दल ट्रंप की इस विचार की आलोचना कर रहा है। देखिए, Trump has virtually said that India will need to buy oil from Pakistan. They are supporting Pakistan to build oil reserves, and this is something which the government must answer. We must stand back to Donald Trump. We must stand up to the tariff. We need to challenge the tariffs imposed in India, the penalties imposed in India, and we don't need to be afraid. And India needs to fight back and stand up to Donald Trump. जिस तरीके से पाकिस्तान से ऑयल परचेज करने के बारे में बातें कही जा रही है, भविष्य में ये भी संभव हो सकता है, ये कोई चीजें उचित नहीं है। एक तरफ हमने ये फैसला लिया है कि आतंकवाद और पानी दोनों साथ में नहीं बह सकता है, तो मतलब खून नहीं बह सकता है, आतंकवाद दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती है। तो स्वाभाविक है पाकिस्तान से कोई डील या समझौता होने की चांसेस नहीं। कि सिंध नदी के मुहाने पर जहाँ वो अरब सागर में मिलती है, वहाँ पर कुछ ऐसे फॉर्मेशंस हैं जिसमें कि हो सकता है कि तेल और गैस प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन इनमें कोई कुआं वहाँ पर खोदा नहीं गया है जिससे कि पता लगे कि वहाँ पर तेल है या गैस है कि नहीं है और कितना मात्रा में है, और उसको व्यापारिक तौर पर निकाला जा सकता है, फ़ायदा कमाया जा सकता है उससे कि नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सिर्फ यही कहना है यहाँ पर उचित होगा कि ये सब अटकलबाजी है। ट्रंप अमेरिकी दुकान की फ्रेंचाइजी पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान की आतंक परस्त सत्ता को उस दुकान का रिसेप्शनिस्ट बना रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि हमारे आदमी बनकर रहो, फायदे में रहोगे। वो देश जो घोषित तौर पर आतंकवादी है, उस देश के साथ ट्रंप ने फटाफट डील कर ली और भारत को तेल बेचने का सपना भी दिखा दिया। लेकिन ट्रंप को इतिहास की जानकारी न के बराबर है। जो भारत को जानते हैं उन्हें ये पता है कि ट्रंप का ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है।
और हाँ, पाकिस्तान की आतंक परस्त सत्ता ट्रंप को ऐसा ठगेगी कि उसके डॉलर्स भी गिरेंगे और वो भी खाली हो जाएंगे। वैसे ट्रंप के लिए एक बुरी खबर भी है। वो पाकिस्तान में तेल की नदियां बहाना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि वहां पानी वाली नदियां भारत की मर्जी और बड़प्पन पे बहेंगी। भारत ने तेल वाली चाल के सामने पानी वाली शक्ति दिखा दी है। भारत ने 4 दशकों की देरी के बाद सावलकोट पावर प्रोजेक्ट का निर्माण जल्द शुरू करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन के इस पावर प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स मंगाए हैं। 1856 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन बिड जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर निर्धारित की गई है। पाकिस्तान की आपत्तियों की वजह से सावलकोट पावर प्रोजेक्ट को दशकों की देरी का सामना करना पड़ा है। ये पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के चिनाब नदी पर शुरू किया जाएगा। सिंधु नदी संधि निलंबित करने के बाद इसे रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने से पाकिस्तान काफी परेशान होने वाला है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोकने के लिए हमें जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। कहा यह जा रहा है कि सावलकोट परियोजना पूरी होने के बाद भारत सिंधु नदी के पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस विचार पर जो उन्हें हंसी का पात्र बनाता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 9:30 बजे एक और पोस्ट किया। इस पोस्ट में वो हताश और असहाय लग रहे थे। भारत रूस की दोस्ती से वो इतना परेशान दिख रहे थे कि उन्होंने लिखा, मुझे परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो चाहे तो अपनी डेड इकोनॉमी को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे में ट्रंप जितना भारत के खिलाफ बोल लिख सकते थे वो कर चुके हैं। भारत की इकोनॉमी को डेड बताना उनका अंतिम हथियार था। इसलिए ये जरूर है कि ट्रंप को थोड़ा सच से सामना कराया जाए। उन्हें यह समझना होगा कि भारत एक डेड इकोनॉमी नहीं बल्कि अमेरिका से दोगुनी रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। IMF के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 दोनों में 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 1.9% और 2% रहने का अनुमान है। IMF के मुताबिक 2027-28 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोल्डमैन सैक्स जैसे वित्तीय संस्थानों ने अनुमान लगाया है कि भारत 2075 तक अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन ट्रंप सोचते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। ऐसे में समझना जरूरी है कि बोला कुछ भी जा सकता है, लेकिन आंकड़े झूठे नहीं होते और आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत डेड नहीं बल्कि तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छूने की तरफ बढ़ रहा देश है। अब ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर खूब राजनीति हो रही है। भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप नहीं सही बोल रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड है। उन्होंने कहा कि वो प्रसन्न हैं कि ट्रंप ने भारत पर सच बोला। हालांकि कई कांग्रेस नेता और विपक्ष के उनके साथी इस बात से सहमत नहीं हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। राहुल गांधी जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये वैसा भारत नहीं है यूपीए सरकार का जहां अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे पीछे देश के प्रधानमंत्री घूमते थे। यहाँ बराबरी के लेवल पर बात होती है, दोनों देशों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा राहुल गांधी जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के तमाम बड़े देशों से ट्रेड डील कर ली, पर भारत से अभी तक डिस्कशन और नेगोशिएशन चल रहा है। जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की। जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा देश के वो काम सरकार करेगी। सरकार का बयान ही भी आया है। मुझे लगता है कि सरकार और मोदी जी सक्षम है इसका वे ऑफ निकालने के। एक दूसरे की तारीफ तो करते रहे, इसीलिए तो मैंने कहा ना, तारीफ ही तारीफ में है। टैरिफ लग गया और उस टैरिफ से हमें बहुत संकट पहुंचने वाला है। Everything depends on the ongoing negotiations. I wish our negotiators good luck and good courage because we can't afford to buckle under. We have to keep our national interests as number one in our mind.
भक्तों के ताऊ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को बोला मरी हुई अर्थव्यवस्था, अ डेड इकोनॉमी। अब भक्त कहाँ मुंह छुपाएंगे? तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है, इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलत फहमी है। तो ट्रंप की गलत फहमी जी रहा। हर देश को अधिकार है कि किसके साथ व्यापार करे, उसमें इस तरह रोक लगाना, ब्रिक्स के खिलाफ बोलना, रशिया से इंपोर्ट के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ बोलना, ये उनका जो है कतई उचित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोले जा रहे हैं, बिना रुके दबाव वाला बटन दबाए जा रहे हैं, लेकिन भारत पर कोई असर नहीं है। भारत उत्तेजित होकर कोई बयान नहीं दे रहा है। भारत ने सधे हुए शब्दों में ये साफ कहा है कि अभी अमेरिका से बातचीत जारी है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। वैसे ट्रंप की नई टैरिफ नीति का असर भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले आईफोन्स पर नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 अगस्त 2025 से भारत के सामान पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इस टैरिफ में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट दी गई है। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। इस साल अप्रैल और जून में अमेरिका को इंपोर्टेड स्मार्टफोन में भारत का हिस्सा 44% रहा है। वहीं अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में अब बन रहे हैं। ये जिस तरह से अमेरिका के बाजार में भारत का दखल बढ़ा है, उसे भी ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप पहले भी कई बार कारोबारियों को ये धमकी दे चुके हैं कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करें। ट्रंप भारत के खिलाफ जो टैरिफ कार्ड खेल रहे हैं, उसके पीछे उनकी कई मजबूरियां हैं। ट्रंप इस टैरिफ कार्ड के पीछे अपनी नाकामियां छिपाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी नाकामी है रूस यूक्रेन युद्ध न रुकवा पाना। दावा था कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन ने मिस्टर सीज फायर बनने के ट्रंप के सपने पर पानी फेर दिया। अब ट्रंप भारत के जरिए पुतिन पर दबाव डालना चाहते हैं। इसके लिए टैरिफ को हथियार बनाया गया है। ट्रंप की दूसरी नाकामी है ब्रिक्स की बढ़ती ताकत। दुनिया के कई देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ऐसे में ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाकर ब्रिक्स में शामिल होने वाले देशों को डराना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप को खुद ये डर है कि अगर ब्रिक्स मजबूत हुआ तो डॉलर की सत्ता भी हिल जाएगी। ट्रंप ने टैरिफ को कूटनीति का हथियार बनाया है। चीन समेत दुनिया के बाकी देशों को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप की टैरिफ कूटनीति फेल हो गई। कई देश टैरिफ वाली धमकियों के आगे नहीं झुके। सभी देशों से डील के लिए 90 दिन का टारगेट रखा गया था, 90 डेज 90 डील्स, लेकिन अब तक भी कई देशों से ट्रंप डील नहीं कर पाए हैं। इन सब बातों को लेकर अमेरिका में ट्रंप को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। अप्रवासियों को लेकर ट्रंप की नीति का भी भारी विरोध है। ऐसे में वो टैरिफ वाली चाल चलकर घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप को लगता है कि हर फैसला उनके मुताबिक ही होना चाहिए। वो भारत से ट्रेड डील भी अपनी शर्तों पर चाहते हैं। अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में लाना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि घरेलू किसानों का हित सबसे ऊपर है। ऐसी हताशा में ट्रंप का नाराज होना लाजमी है। वैसे इस पूरे मामले में एक खास बात यह भी है कि ट्रंप हर बार पीएम मोदी को अपना मित्र कहते हैं और फिर धोखा देते हैं। हालांकि इतिहास देखें तो ट्रंप न सिर्फ धोखेबाज प्रतीत हो रहे हैं, बल्कि वो एहसान फरामोश भी दिखते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए उनका 5 वर्ष पुराना एक सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, जिसमें वो लिख रहे हैं, असाधारण वक्त में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की आवश्यकता होती है। HCQ पर फैसले के लिए भारत और भारतीय लोगों का शुक्रिया, इसे भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस लड़ाई में न केवल भारत बल्कि मानवता की मदद में आपके मजबूत नेतृत्व के लिए शुक्रिया। यानी 5 वर्ष पहले जो ट्रंप ये कह रहे थे कि भारत की मदद को वो कभी नहीं भुलाएंगे, आज वो भारत को धमकी दे रहे हैं और डेड इकोनॉमी भी बता रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप भारत को टेस्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो दबाव बनाएं जिससे भारत की सरकार, भारत के लोग और भारत के व्यापारी टूट जाएं। लेकिन ट्रंप गलतफहमी में है। मुश्किल समय में भारत के लोग टूटते नहीं, एकजुट होते हैं, चाहे वो नेता हो या व्यापारी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भूलने की बीमारी थी, ये कई बार दिखा था, लेकिन ट्रंप राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से इतने भुलक्कड़ हो जाएंगे, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत ने 1971 में अमेरिकी धमकियों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया था, 1998 में परमाणु परीक्षण के दौरान, और न इस बार ऐसा होगा। कुल मिलाकर सत्ता की वर्कशॉप में ट्रंप की वैचारिक रिपेयरिंग वाले मरम्मत के 2 मैसेज निकलकर सामने आए हैं। पहला मैसेज, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो किसी के दबाव में नहीं आने वाला, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला लेगा। दूसरा मैसेज, भारत ने 1971 में, 1998 में अमेरिका के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, तो अब अमेरिकी टैरिफ से झुकेगा नहीं। ये उनकी गलतफहमी है। इसके बाद अगली खबर, एक धमाका, 6 मौत, 17 वर्ष और 7 आरोपी बरी। ये कहानी है 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए ब्लास्ट की, जिस पर आज एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सियासी गलियारों में भी समर्थन और विरोध वाली जोरदार बहस हो रही है। आप जानते हैं इस चर्चा और बहस की सबसे बड़ी वजह क्या है? यह है हिंदू आतंकवाद वाला नैरेटिव। आज हिंदू या भगवा आतंकवाद के नैरेटिव पर विश्वास करने वालों को बहुत मिर्ची लगी होगी, कानूनी करंट वाला झटका लगा होगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सभी 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया है। हालांकि पीड़ितों के वकील ने हाईकोर्ट में अपील की बात कही है। आज इस फैसले की पूरी कहानी को, आरोप और कोर्ट ने क्या कहा, इससे समझिए। मालेगांव ब्लास्ट में सबसे ज्यादा चर्चित नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का। यह आरोप था कि मालेगांव ब्लास्ट में जो बाइक इस्तेमाल की गई थी वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी। कोर्ट ने कहा साबित नहीं हो पाया, इसके कोई सबूत नहीं है, और ना ही ये साबित हो पाया कि हमले में इस्तेमाल बाइक साध्वी की थी। इस केस में एक और नाम है कर्नल पुरोहित का। उन पर बम बनाने का आरोप था, बम सप्लाई करने का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने आज कहा कि इसके कोई सबूत नहीं है और न ये साबित हो पाया है। एक नाम सुधाकर चतुर्वेदी का भी है। दावा किया गया था कि इनके घर से RDX बरामद किया गया, लेकिन कोर्ट ने FIR पर सवाल उठाए, इसे भी नहीं माना और आरोप साबित नहीं हो पाए। अगला नाम अजय रहेरकर का है, जिनके खाते से टेरर फंडिंग के आरोप लगाए गए थे, लेकिन इसके भी सबूत नहीं मिले। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ATS और NIA की चार्जशीट में बहुत अंतर है। अदालत के फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि भगवा आतंकवाद का नैरेटिव आज फेल हो गया। इस धमाके के पीछे भगवा आतंकवाद वाले आरोप लगाए गए थे, लेकिन अदालत ने आज कहा कि आतंक का कोई धर्म या रंग नहीं होता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि साजिश का कोई भी एंगल साबित नहीं हो पाया है। ब्लास्ट में पहले बैठक हुई थी, इसके भी कोई सबूत नहीं है। इस केस में चश्मदीदों के बयान भी बदले गए हैं। आपको ये बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र ATS ने की थी, जिसके बाद 2011 में इस केस को NIA को सौंप दिया गया। NIA ने 2016 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में 3 जांच एजेंसियां और 4 जज बदल चुके हैं। 17 वर्ष बाद आए इस फैसले के बाद अब उन लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं जो इसे हिंदू आतंकवाद से जोड़ रहे थे, जिन्होंने भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव सेट किया था, जिन्होंने बम धमाके को धर्म से जोड़कर कई सवाल उठाए थे। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि उन्हें 13 दिन तक टॉर्चर किया गया। वो सन्यासी जीवन जी रही थी, लेकिन आतंकवादी बना दिया। ये भगवा और हिंदुत्व की विजय है। हिंदू आतंकवाद कहने वालों को दंड मिलेगा। वहीं उमा भारती ने कहा है कि साध्वी प्रज्ञा को औरंगजेब की तरह यातनाएं दी गई थी। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। ठीक है, तो देश का काम करो भाइयों, ठीक है, और कुछ नहीं है। माननीय कोर्ट ने पूरा विचार किया है और हम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो इसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। ATS ने जो प्लांटिंग का आरोप लगाया था या जो साजिश का आरोप लगाया था वो कहीं ना कहीं साबित नहीं हुआ। वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। हम लोग बाइज्जत बरी हो गए। आज ये खुशी का मौका है। मुझे तो शुरू से पता था प्रज्ञा बेगुनाह है। मुझे शुरू से पता था प्रसाद पुरोहित ने, एक आर्मी के ऑफिसर को जो टॉर्चर हुआ है, नाखून निकाले गए हैं साहब, उसकी चमड़ी उधेड़ी गई है। कैसे दौर से वो गुजरे होंगे हमारे लिए, देश की इज्जत बचाने के लिए, हिंदुओं की इज्जत बचाने के लिए। मैं चाहूंगी
कि पूरा हिंदू समाज आज उनको अपने माथे का चंदन मान करके उनका नमन करे। इनसे कलंक लगने ही नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने तय किया था कि हम मर जाएंगे। जैसी कांग्रेस की सरकार के समय पे दी गई हैं, ऐसी औरंगजेब के समय पे दी जाती थी। ये वो केवल 7 लोग बरी नहीं हुए, पूरे हिंदू समाज जिसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह था, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद तो पूरे हिंदू समाज को आतंकी कहकर के कलंकित करने का षड्यंत्र था। 2008 में रचा गया। उस समय की सरकार के लोग भी शामिल थे। ये सब षड्यंत्र इंडिपेंडेंट जुडिशरी आज ध्वस्त हो गया है। हिंदुत्व को भगवा दहशतवाद एक नया समीकरण बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से संपन्न हो रहा था। मैं समझता हूं आज के न्यायालय के निर्णय के माध्यम से उसको एक बड़ी चपराक है। आगे भगवा आतंकवाद वाले नैरेटिव और अदालत के फैसले पर हो रही राजनीति का जिक्र करेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए, जो इस फैसले से एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा में दिया था। अमित शाह ने कहा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का झूठा सिद्धांत बनाया। उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। बहुसंख्यक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। अब आपको बताते हैं कि भगवा आतंकवाद पर कैसे सियासत हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं का नाम लेते हुए हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद को जबरन थोपने का षड्यंत्र धराशायी हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया है। जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। राहुल ने अमेरिकी राज्यों से कहा था, भारत विरोधी मुस्लिम आतंकवादियों और वामपंथी आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश में हिंदू आतंकवाद है। 25 अगस्त 2010 को तो बताया, तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम ने राज्य के पुलिस डीजीपी की कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सैफरन टेरर इज वेरी डेडली। कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का। माफी किसी को मांगनी है तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को कमजोर किया। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जो संस्था है उसका दुरुपयोग किया। जो